Hello students, today we will do the questions of Lost Spring written by Anish Jung. बेटा ये स्टोरी आप पहले इसको कर चुके हो और लॉस्ट स्प्रिंग की स्टोरी का आपको पूरा पता है कि लॉस्ट स्प्रिंग में देयर आर टू कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर साहिब है एंड अनदर कैरेक्टर इज मुकेश, ठीक है। एंड द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड साहिब एंड मुकेश हु आर विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड लेबर। दोनों को चाइल्ड लेबर करनी पड़ती है, वन इज मुस्लिम बॉय अनदर इज हिंदू बॉय। और शायद ये जो अनीश जंग है ये यही मैसेज कन्वे करना चाहती है कि वेदर वन इज मुस्लिम और वन इज हिंदू, इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर इज दैट हिंदू मुस्लिम ऑल दीज चिल्ड्रन मे सफ़र फ्रॉम चाइल्ड लेबर, सभी को चाइल्ड लेबर के रूप में काम करना पड़ सकता है। तो जो साहिब है, साहिब क्या करता है बेटा, साहिब कूड़ा बीनता है, कूड़े के बीच से, कूड़े के ढेरों के बीच से क्या ढूंढता रहता है। कभी उसको पैसे मिल जाते हैं 1 रुपी कॉइन और समटाइम्स ही गेट्स 10 रुपी कॉइन, तो उसको ढूंढता रहता है। उसके साथ के बाकी बच्चे भी उसके ऐसे ही, उसके दोस्त हैं वो भी वहाँ पर वैसे ही घूमते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं। और बेटा ये ध्यान रखना कि देखो दिस क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, गार्बेज डंप्स में क्या ढूंढ रहा है, ठीक है। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहा है, क्या मिलेगा उसको वहां पर। और दूसरा क्वेश्चन है वेयर इज ही, वो कहां पर है। जैसे मैं यहां पर हूं अपने स्कूल में, आई एम एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ABC जो भी है, ठीक है। एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो आया कहां से है। यू विल हैव टू आंसर 3 पार्ट्स। एक्चुअली यहां 2 दिए गए हैं लेकिन यू कैन से 3 पार्ट्स। नंबर 1 व्हाट इज ही लुकिंग फॉर, नंबर 2 वेयर इज ही। आपने यहां पर वेयर की जगह प्लेस का नाम देना है, देन वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो आया कहां से है, उसके ओरिजिनल जो घर हैं वो कहां है। तो व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, बेटा गार्बेज डंप्स में कोई क्या ढूंढ सकता है, उसको कभी कभी पैसे मिल जाते हैं तो वो ढूंढ रहा है, ठीक है। वो ह्यूमन टेंडेंसी है कि कहीं कुछ चीज़ मिलती है तो और ढूंढने लग पड़ता है। लेकिन एक्चुअली ही इज लुकिंग फॉर सम यूजफुल थिंग्स दैट ही कैन सेल इन द मार्केट, ओके। जो मार्केट में वो बेच सकता है वैसी चीज़ें ढूंढ रहा है। जैसे आप देखते हैं कूड़ा बीनने वाले क्या करते हैं, रद्दी उठाते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स उठाते हैं, प्लास्टिक के डब्बे उठाते हैं, तो वैसे ही ये, तो कम से कम ये समझ लेना है कि जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज अबाउट अ रैग पिकर, एक कूड़ा बीनने वाले लड़के के बारे में है। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये कूड़े के ढेर में, गार्बेज होता कूड़ा, कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है। तो आपने क्या लिखना है, साहिब इज लुकिंग फॉर के बाद रुक जाए, लुकिंग फॉर व्हाट, अ 1 रुपी कॉइन, अ 1 रुपी कॉइन और 10 रुपी नोट, आगे लिख देना है इन द गार्बेज डंप्स। साहेब इज लुकिंग फॉर अ 1 रुपी कॉइन और अ 10 रुपी, कभी कभी 10 रुपी नोट भी मिल जाता है, अ 10 रुपी नोट इन द गार्बेज डंप्स। आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो बेटा, आप क्या लिख सकते हो कि ही इज ऑल्सो लुकिंग फॉर सम वैल्यूएबल थिंग्स, some important things that he can sell in the market, ओके। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। तो दूसरा पार्ट इसका क्या बोलता है, वेयर इज ही, अभी वो है कहां पर, ये जो गार्बेज डंप्स हैं ये कहां पर हैं। तो ही इज एट, प्लेस का नाम है बेटा सीमापुरी, सीमापुरी कहां पर है, इन दिल्ली, तो वो दिल्ली में है, ठीक है। लेकिन वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, आया कहाँ से है, क्या उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, हिमाचल प्रदेश से है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से है, ये कहाँ से आया है, नेपाल से आया, नहीं, ही हैज़ कम फ्रॉम ढाका, बांग्लादेशी है वो, ठीक है। और 1971 के बाद बांग्लादेशी लोग दिल्ली आते थे या इंडिया के किन्हीं प्लेसेस पर आते थे, क्यों, रोजगार की तलाश में। वहाँ कई बार बाढ़ आ जाती है, ठीक है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो वो काम की तलाश में दिल्ली आए। तो वैसे इसके पेरेंट्स भी आए होंगे। तो साहिब इज लुकिंग फॉर अ 1 रुपी कॉइन और अ 10 रुपी नोट इन द गार्बेज डंप्स, आगे लिख दिया ही इज एट, आपको ये याद होना चाहिए,
सीमापुरी. इन दिल्ली he has come from ढाका. he has come from ढाका. आपने दो चीजें याद रखनी. देखो तीन पॉइंट्स आप याद रखिए. अ 1 रुपी कॉइन और 10 रुपी नोट, सीमापुरी इन दिल्ली एंड ढाका. है कहाँ पर? सीमापुरी में है. आया कहाँ से है? ढाका, बांग्लादेश. नहीं भी लिखोगे बांग्लादेश तब भी चलेगा. आपने लिख देना ढाका, ठीक है, इन बांग्लादेश. ऐसे आगे इन बांग्लादेश लिख सकते हो जैसे हमने इन दिल्ली लिखा. ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. हर बार ये एक ना एक सीरीज को ये क्वेश्चन आता है बेटा. ठीक है. नंबर 2 इज व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर. देखिए, जब ऑथर अनीश जंग उनको देखती है कि बच्चे नंगे पांव रहते हैं, कूड़ा बीन रहे हैं, खेल रहे हैं, वो अक्सर उनको रास्ते में मिल जाती है जब अपने घर से निकलती है, तो देखती है कि दीज चिल्ड्रन आर बेयर फुट, दे आर नॉट वियरिंग एनी शूज़. ठीक है, तो फुटवियर मीन शूज़, तो दे आर लिविंग विदाउट शूज़. वाई? क्या कारण है? देखिए, आपसे कोई पूछेगा कि फटे हुए कपड़े क्यों पहनता है कोई, वो फटे हुए शूज़ क्यों पहन रहा है? भैया वो ही कैन नॉट बाय. अब ये मत बोलना कि आजकल फैशन है, क्योंकि आजकल तो अपने आप फाड़ देते हैं कपड़े. ठीक है, उसके अलावा शूज़ क्यों नहीं पहनते हैं या फटे हुए कपड़े क्यों पहन रहा है, तो आप एकदम बोलेंगे इसके पास पैसे नहीं हो गए इसलिए खरीद नहीं सकता है. ठीक है ना बेटा. तो एक्सप्लेनेशन क्या देती है? ऑथर गिव्स 2 एक्सप्लेनेशन. तो यहां पर आपने लिखना है द ऑथर गिव्स 2 explanations फॉर, यहां से आगे आ जाओ, फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर. फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर तक आ जाइए, फॉर से लेके फुटवियर तक. ठीक है, कोई क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है. ऑथर गिव्स 2 explanations फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, फुल स्टॉप. These children do not wear footwear because they are very poor. आप ये दो चीज़ें रखिए. नंबर 1 पॉवर्टी, नंबर 2 ट्रेडिशन या कस्टम. ठीक है, जो जैसी परिस्थितियाँ होती है वो वैसा ट्रेडिशन बन जाता है. नेपलीज लोग आते हैं हिमाचल में, शिमला आते हैं, ठीक है, सेब की पेटियाँ उठाते हैं, लेकिन नंगे पाँव रहते हैं. जब उनसे पूछिए तो वो बोलते हैं ये हमारा रिवाज है. क्यों? बिकॉज दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी एंड दे कैन नॉट अफोर्ड शूज, सो दैट्स वाई दे आर सेइंग दिस इज माई ट्रेडिशन, दिस इज आवर ट्रेडिशन. सो आपने क्या बोलना है? द ऑथर गिव्स 2 explanations. ठीक है, 2 explanations फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, फुल स्टॉप. These children belong to very poor families. They cannot buy shoes. They cannot afford shoes. Afford नहीं लिख सकते हैं, छोड़ दो. जो लिख सकते हैं वो afford लिखो, AFFORD. जो नहीं लिख सकते हैं वो buy लिख दो. They cannot buy shoes. Shoes नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि गरीब है. नंबर 2, it is their tradition to live barefoot, to live without shoes. ठीक है, तो आप दूसरा क्या लिखा? एक लिखा कि पॉवर्टी है, दूसरा आपने क्या कहा कि जी ये इनका ट्रेडिशन है, इनका कस्टम है, इनका रिवाज है, रिवाज बन चुका है, दैट दे डू नॉट वियर फुटवियर. हो गया. तो पहले वाला भी क्लियर हो गया. दूसरे में पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन. ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ पॉवर्टी दैट दे कैन नॉट अफोर्ड शूज, इट इज देयर ट्रेडिशन दैट दे वांट टू लिव विदाउट शूज. तो दोनों ही ठीक हैं, दोनों एक्सप्लेनेशंस दे देनी है. तीसरा क्वेश्चन है बेटा, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. क्या? देखिए, अब आप बोलेंगे टी स्टॉल कहाँ आया? ये आपने स्टोरी में पढ़ चुके हैं कि वो पहले कूड़ा बीनता था, बाद में उसने ₹800 पर मंथ पर क्या किया? एक टी स्टॉल, चाय की दुकान में काम करना शुरू कर दिया. ही इज़ गेटिंग ₹800 पर मंथ प्लस फुल मील्स ऑफ द डे. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी मिलता है. तो इतना पैसा मिलने के बावजूद, पहले तो वो कूड़ा ही उठाता था, क्या वो खुश है? आपने सीधा सीधा ही क्या लिखना है? नो. यस नहीं लिखना है, नो, क्योंकि वो अपने आप बोल रहा है द कैनिस्टर इज हैवियर देन दैट लोड ऑफ हिज बैगेज, वो जो बैगेज उठाता था. नो, ही इज नॉट, या साहिब इज नॉट
हैप्पी, आगे वैसे लिख दीजिए, नो ही इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। बेटा वहाँ पर आप बोलेंगे 800 रुपये मिल रहे हैं, क्यों खुश नहीं है? देखिए जब वो अपना काम करता था तो वो अपना मन मर्जी का मालिक था, जब जी चाहता था उठता था, जब जी चाहता था सोता था, खेलता था, मौज मस्ती करता था, खूब घूमता था, किसी की कोई बंदिश नहीं थी। बट नाउ ही हैज़ टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ हिज मास्टर। अब जिसके पास, जो मालिक है इसका, जिसके पास ये काम कर रहा है, उसके ऑर्डर तो मानने पड़ेंगे, बिकॉज ही इज़ पेइंग मनी फॉर दैट। ठीक है, बिकॉज ही इज़ पेइंग मनी फॉर दैट। तो आपने क्या लिखना है बच्चे? नो ही इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। आधा क्वेश्चन आपको हो गया। आधा कारण दीजिए कि क्यों हैप्पी नहीं है। ही हैज़ टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ हिज मास्टर। उसको अपने मास्टर के ऑर्डर्स को मानना पड़ता है। नंबर 2, ही इज़ नॉट एंजॉइंग हिज फ्रीडम। सबसे बड़ी बात क्या होती है? फ्रीडम होनी चाहिए। पैसा आपको जितना मर्जी मिल रहा है, अगर फ्रीडम नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आप लिखेंगे ही कैन नॉट एंजॉय हिज फ्रीडम एट द टी स्टॉल। आज़ादी से, आज़ादी का मतलब क्या है बेटा? वो देखो, अब अपने मालिक को ऐसा तो बोल नहीं सकता, मैं नहीं उठूँगा जल्दी, मैं चाय नहीं बनाऊँगा, मैं चाय दे करके नहीं आऊँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। वो बोलेगा तो निकल जाओ, यू आर फायर्ड। ठीक है, आपको निकाला जाता है जॉब से। तो सिंपल सी बात है, ही इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल बिकॉज ही हैज़ टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ हिज मास्टर। ही कैन नॉट एंजॉय हिज फ्रीडम देयर। तो वो वहाँ पर उसको अपनी जो फ्रीडम है वो भी तो नहीं मिल रही है। वो एक गुलाम की तरह, चाइल्ड लेबर है, उसको गुलाम की तरह काम करना पड़ रहा है बच्चे। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। और मुकेश वाले पार्ट्स से जो वो कहता है कि आई वॉन्ट टू वर्क इन अ गैरेज, ठीक है, वो भी चाइल्ड लेबर। ही द जनरेशन टू विच मुकेश बिलोंग्स is also suffering from, they are victimized. Why? Because they are working as child labor. उनको चाइल्ड लेबर की तरह काम करना पड़ रहा है। देखिए ये तीसरा जो है, दूसरा पार्ट जो है, इसमें भी 3 ही क्वेश्चन है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। आपको कोई पूछे व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ शिमला फेमस? कैपिटल है, ठीक है, टूरिस्ट प्लेस है, और ब्रिटिशर्स की कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, विंटर कैपिटल होती थी, और सेबों के लिए जाना जाता है, फॉर एप्पल्स, फेमस फॉर एप्पल्स। दिल्ली या आगरा, किसी ने पूछा वाई आगरा इज़ फेमस फॉर, आप बोलेंगे आगरा इज़ फेमस फॉर ताजमहल। तो आप इसके लिए भी, इफ़ आगरा इज़ फेमस फॉर द ताजमहल, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, स्पेलिंग तो आपको फिरोजाबाद की यहीं पर दी होगी। तो फिरोजाबाद में क्या है बेटा? फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ठीक है, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट? यहीं से लिखा आपने, देखो, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। बेटा अगर किसी बुक में ग्लास, देखिए हमें तो इससे मतलब है, अगर किसी गाइड में ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री लिखा और आप लिख देते हो बेंगल इंडस्ट्री, दैट्स गुड, नाइस। कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्लास ब्लोइंग ही लिखना है, तो आप लिख सकते हो फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। दीदी के हाथ में, मम्मी के हाथ में, आंटी के हाथ में जो चूड़ियाँ पहनी हैं, ये फिरोजाबाद की बनी हुई हैं। ठीक है, जब भी आप किसी की चूड़ी को देखोगे आपको एकदम याद आएगा, ओह मस्ट बी फ्रॉम फिरोजाबाद। तो ऐसा सोच लीजिए, याद हो जाएगा। तो फिरोजाबाद तो नाम तो आपको दिया ही है, तो यहाँ पर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री आप लिख सकते हो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। ग्लास भूल भी जाते हो, बेंगल्स इंडस्ट्री लिख दोगे तब भी ठीक है। ठीक है, तो सिंपल है कि आपने क्या लिखना है, बेंगल्स इंडस्ट्री, बात खत्म। बेंगल्स इंडस्ट्री, बेंगल्स के लिए जाना जाता है। और आगे आप एक लाइन जोड़ सकते हैं, इट सीम्स दैट
बेंगल्स ऑफ फिरोजाबाद आर सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमें ऐसा लगता है कि इतनी चूड़ियाँ हैं वहाँ पर बनी, इतने गुच्छे रखे होते हैं कि ऐसा लगता है पूरी दुनिया को यहाँ से सप्लाई होते हैं, इसलिए सीम्स लिख लो। इट सीम्स दैट बेंगल्स ऑफ फिरोजाबाद आर फेमस एंड दे आर सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हो गया, ठीक है, ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री और इट सीम्स दैट बेंगल्स ऑफ फिरोजाबाद आर सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। हो गया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, mention the hazards of working in the glass bangles industry। ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री में काम करने के क्या खतरे हैं? व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ, हैजर्ड्स क्या होते हैं? हेल्थ हैजर्ड्स ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। आपसे कोई पूछता है कि कोयले की खान में काम करने का क्या नुकसान है, आप ऐसे मत बोलना कि वहाँ जी मुंह काला हो जाता है, ठीक है, मुंह काला नहीं होता है, हेल्थ ख़राब हो जाती है। कोयला आपके मुंह में चला जाता है, गले में फंस जाता है, टीबी हो जाती है। जैसे कॉटन इंडस्ट्री में है, अगर आप मुंह को ढकोगे नहीं तो वो कॉटन अंदर चला जाता है, रुई अंदर चले जाती है और वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेबरर्स अगर धूल में काम करते हैं तो धूल में काम करने वालों को स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, टीबी हो सकती है। तो ये ऑल दीज हेल्थ हैजर्ड्स आर देयर, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। देखिए बच्चे, पहले आप ऐसा एक विजुअलाइज कीजिए कि ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में लोग काम कैसे करते हैं। लोग काम करते हैं इन वेरी स्मॉल, छोटे छोटे कमरे बनाए हैं, उनमें उन्होंने लैंप्स जलाए हैं, लैंप्स में वो लोग चूड़ियों को वेल्ड कर रहे हैं, या जहाँ पर भट्टी पर जो शीशे को पिघला जा रहा है वहाँ पर इतनी तेज़ रोशनी होती है कि वो जब बाहर आते हैं एक्सपोजर होता है सन रेज में, सनलाइट में, तो वो आँखों, अगर आप 10 दिन अंधेरे कमरे में रहोगे, 11वें दिन बाहर आओगे तो आपकी आँखें निश्चित रूप से चली जाएंगी, ठीक है। तो अंधेरे कमरे में काम करते हैं, कम रोशनी में काम करते हैं, डार्कनेस में काम करते हैं, एंड एयर भी नहीं होती है वहाँ पर, हवा भी नहीं होती है। फिर बीमारियाँ कौन कौन सी हैं? टीबी है, कैंसर है, ठीक है, एस्थमा है, ठीक है जी, स्किन डिजीज़ हैं। ये सारी डिजीज़ेज जो है वहाँ पर काम करके आती हैं, और मोस्टली बच्चे काम करते हैं तो यंग एज में ब्लाइंड हो जाते हैं। तो जब यहाँ पर लिख रहा है मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, तो आप लिख सकते हैं देयर आर मैनी हैजर्ड्स, देयर आर मैनी लिखना है पहले, देयर आर मैनी, देयर आर मैनी हैजर्ड्स, या हेल्थ हैजर्ड्स भी लिख सकते हैं, हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। These workers are forced to work in very dark and small rooms without light and air. They become blind in a very young age. पहला हैजर्ड देखिए, हेल्थ हैजर्ड क्या है? वो छोटी ही उम्र में अंधे हो जाते हैं। They also suffer from, they also सफ़र फ्रॉम, अगर आपने ज़्यादा नहीं लिखना है तो कम से कम इतना लिख सकते हैं, दे बिकम ब्लाइंड इन अ वेरी यंग एज बिकॉज दे वर्क इन डार्क रूम्स इन हाई टेम्परेचर। छोटे छोटे सेंटेंस बना लीजिए, मत बनाओ बड़े। दे बिकम ब्लाइंड इन अ वेरी यंग एज, दे वर्क इन हाई टेम्परेचर, दे वर्क इन स्मॉल रूम्स या डार्क रूम्स विदाउट एयर। हो गया। फिर they also suffer from TB, cancer, asthma and skin diseases। पॉइंट्स बना लीजिए, इकट्ठे जोड़ के लिख दीजिए, they also suffer from TB, कैंसर, एस्थमा एंड स्किन डिजीजेज। हो गया ये आंसर। यही वो हेल्थ हैजर्ड्स हैं जो बेंगल इंडस्ट्री के लोगों को फेस करने पड़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच्चे इस लेसन का क्या है, लास्ट नहीं खाऊंगा, सेकंड लास्ट बोलूंगा। एक और क्वेश्चन में इसमें से आपको कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू द सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। देखिए, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश, द फैमिली ऑफ मुकेश इज वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री।
हर आदमी चाहेगा कि आपको एजुकेशन तो दे नहीं रहे हैं, हमारा काम आप भी करो, हम बेंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप भी बेंगल इंडस्ट्री में काम करो, मैं किसान हूँ, मेरे बच्चे भी किसान बनेंगे, ऐसा ही चाहेंगे। लेकिन मुकेश का एटीट्यूड क्या? देखिए बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या पूछा है, आप इसको पहले समझने की कोशिश करें। जैसे आपका एटीट्यूड अपने पेरेंट्स से डिफरेंट हो सकता है। मान लो आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको फार्मर ही बनना है, एंड यू आर सेइंग दैट आई डोंट वांट टू बिकम फार्मर, व्हाई? बिकॉज यू वांट टू ज्वाइन आर्मी। आपका अपना एक करेज है कि आपने आर्मी में ज्वाइन करके, आर्मी में जा करके यू वांट टू सर्व द नेशन। ओके, देन मैं आपसे पूछूंगा कि हाउ इज योर एटीट्यूड डिफरेंट? आप बोलेंगे माई पेरेंट्स आर सेइंग दैट आई शुड वर्क एज अ फार्मर, बट नो सर, माई एटीट्यूड इज दैट आई वॉन्ट टू सर्व एज आर्मी पर्सनल। ठीक है, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, तो आपका डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पर इसका कैसे डिफरेंट एटीट्यूड? तो आप लिखेंगे द एटीट्यूड ऑफ मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, ही डज नॉट want to work in Bengal, he does not want to work in Bengal industry like his family। अपनी फैमिली की तरह बेंगल इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहता है। तो क्या करना चाहता है? जब राइटर उसको पूछती तो बोलता है आई वॉन्ट टू वर्क एज अ मैकेनिक। ओके, तो ही wants to work as a mechanic। ठीक है बेटा, he wants to work as a mechanic, वो मैकेनिक के रूप में in a garage he want to work as a mechanic। या आप ऐसे लिख सकते हो he wants to ड्राइव अ कार। ये सिंपल सा सेंटेंस ऐसे हो गया। अदरवाइज आप ऐसे भी लिखते हैं ही वॉन्ट्स टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार, ही वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार, वो कार चलाना चाहता है, मैकेनिक के रूप में काम करना चाहता है, गैरेज में काम करना चाहता है, बट ही डजंट वॉन्ट टू वर्क इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम आता है, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये बुक में भी बिल्कुल सीधा सीधा लिखा है, आप वहाँ से इसको उतार सकते हो सीधा ही, लेकिन ये बोल रहा है कि ये लोग एक दुष्चक्र में फंसे हैं, इनकी गरीबी कभी जाती ही नहीं है, ये पॉवर्टी में रहते हैं, बस गोल गोल घूम रहे हैं, पॉवर्टी इनका पीछा नहीं छोड़ रही। लेकिन कारण क्या है, वो फोर्सेस कौन कौन सी हैं जो जिम्मेवार है? तो पहला तो आप यहीं से उतारो, क्या लिखना है, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर, कंस्पायर होता है बेटा षड्यंत्र करना, कंस्पायर टू, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स in the Bengal industry of Firozabad in पॉवर्टी। ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम आता है, हर साल आता है। व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दिस इज द लास्ट वन एंड यू विल एंजॉय दिस क्वेश्चन, ये एकदम लर्न हो जाएगा। देखिए बच्चे, आप फिल्मों में देखते हैं कि किसी की ज़मीन वापिस नहीं हो रही है, साहूकार उसको लूट लेता है, क्यों करता है? तो आपको लगता है, जैसे आपने इंडिगो में भी देखा है, कौन कौन से लोग मिले हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से लोग उनको कंटिन्यू फोर्स कर रहे हैं कि वो गरीबी में ही फंसे रहें, वो कभी उभरे ही ना, कभी उठे ही ना। तो आपने क्या लिखना है, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू, आप देखिए कितना सिंपल सा आंसर होगा। देखिए ये काट दिया, व्हाट काट दिया, द लिख दिया,
अब पढ़िए इसको, द फोर्सेज दैट लिखा सिर्फ आपने, द फोर्सेज दैट कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, क्वेश्चन मार्क हटा दिया, आर लगा दिया आपने, क्या लगाया, एक आर लगाया, एक दैट लगाया। द फोर्सेज दैट कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री, ठीक है, इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी आर, कौन कौन से लोग हैं? साहूकार, लाले लोग, ठीक है, उसके बाद पुलिसमैन, साहूकार उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, वो पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, उनका नहीं मानती है, वो वकील को ले जाते हैं, वकील भी उल्टा उन्हीं को लूटते हैं। लॉयर्स, ठीक है, साहूकार हैं, पुलिसमैन हैं, फिर किसके पास जाते हैं, लॉयर्स के पास जाते हैं, फिर पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स, रहने दीजिए, नहीं स्पेलिंग ब्यूरोक्रेट्स की आती है, सिंपल लिखिए, कोई जरूरत नहीं कि टफ लिखने से मार्क्स नहीं आएंगे बेटा, मार्क्स आएंगे सही लिखने से, सिंपल लिखिए, सही लिखिए। आपने कुछ नहीं किया, वही जो ऊपर था वो उतारा, देखिए, द फोर्सेस दैट कंस्पायर टू कीप, ऐसी कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो षड्यंत्र करती हैं कि ये लोग बेचारे गरीबी में ही मरें और गरीबी में ही जिएं और गरीबी में ही पैदा हों। तो द फोर्सेज दैट कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी आर साहूकार्स, पुलिसमैन, लॉयर्स, पॉलिटिशियंस की स्पेलिंग भूल जाओ एग्जामिनेशन पेपर में, तो पॉलिटिकल लीडर्स लिख दीजिए, लीडर्स लिख दीजिए।